iFed। वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम एक बहुत ही कॉमन टर्म जो ऑफन सभी का सुना हुआ रहता है उस टर्म को समझने वाले हैं, और न सिर्फ हम उस टर्म को समझेंगे बल्कि उसके पूरा जो प्रोसेस चलता है उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। नाम है उसका TDS, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो TDS का नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन आपने शायद कभी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी, या आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते क्यों है, इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा, लेकिन आज हम इसका बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको अभी TDS के बारे में पहले एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में मेरा फोकस होगा स्पेशली इनकम टैक्स में जो TDS का सिस्टम है वो बताने पर। यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि TDS का सिस्टम GST में भी होता है, लेकिन मैं आपको जो डिटेल में बताने वाला हूँ वो इनकम टैक्स में जो TDS का सिस्टम है उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक जानकारी और आपको होनी चाहिए कि TDS का जो सिस्टम GST के अंदर है, वो GST के अंदर जो TDS का सिस्टम है वो कॉमन पीपल के लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनके ऊपर ही वो TDS का सिस्टम लगता है GST में। तो GST के अंदर TDS के बारे में हम कॉमनली नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो गवर्नमेंट पर ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स में TDS के बारे में डिटेल में, राइट। लेकिन सबसे पहले मैं आपको TDS का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम TDS के बारे में समझते हैं। देखिए, नाउ व्हाट इज TDS, लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। आप इसको इस तरह समझिए, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये एक X नाम का पर्सन है, इसको Y को कुछ पेमेंट देना है। लेट अस से ये पेमेंट देने वाला है Y को सैलरी का ये पेमेंट देने वाला है। ऐसा मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ की सैलरी पे करनी है उसको। मैं छोटा सा फिगर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 100 रुपीज़ की जब वो सैलरी देगा तो नेचुरली X के लिए तो ये खर्चा है, लेकिन Y के लिए ये क्या है, Y के लिए ये इनकम है। अब आप सोचिए, हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोई इनकम कमाता है तो गवर्नमेंट उस इनकम पर इनकम टैक्स लेती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये बात जानती है कि Y को जब ये सैलरी की इनकम मिलेगी तो Y को इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। ठीक है, ये बात, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि जो टैक्स पेयर होगा, यानी जो Y होगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो अपनी इस इनकम को हमसे छिपा ले, कहीं वो इस इनकम को हमें डिस्क्लोज ही नहीं करे, शो ही नहीं करे। हम जानते हैं कि ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि लोग अपनी इनकम को छिपा लेते हैं गवर्नमेंट की नज़रों से। तो गवर्नमेंट ने इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए X कौन है यहाँ पर, जो सैलरी का पेमेंट दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने X को यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया और ये बोला कि देखो X, जब तुम इसको सैलरी का पेमेंट करो तो उस समय तुम क्या करना, इनकम टैक्स के नाम से थोड़े से रुपए काट लेना। क्या करना? यू हैव टू डिडक्ट सम अमाउंट इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि X यहाँ पर 10% अमाउंट काट लेगा इनकम टैक्स के नाम से, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस 10 रुपए वो यहाँ पर काट करके उसको सिर्फ 90 रुपीज़ ही हाथों में पकड़ाएगा, या ऐसे बोले कि उसके बैंक में क्रेडिट करेगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर पेमेंट करते समय X यानी कौन हुआ, जो पेमेंट दे रहा है, वो ही क्या कर रहा है, वो इनकम टैक्स के नाम से कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर रहा है, और इसको ही कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर इनकम टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है। डिडक्ट करने का मतलब होता है काटना, तो इनकम टैक्स को डिडक्ट किया जा रहा है, और वो कहां डिडक्ट किया जा रहा है वो भी आपको ध्यान से देखना है। वो डिडक्ट किया जा रहा है सोर्स पर ही। आप बताइए, यहां पर अगर मैं Y से पूछूं कि भाई तुम्हारी इनकम का सोर्स कहां से आ रहा है, तुमको ये इनकम मिल कहां से रही है, तो वो यही बोलेगा ना कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो X है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर बेसिकली जो इनकम टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है वो कहां किया जा रहा है, सोर्स पर ही किया जा रहा है। मतलब X 10 रुपए काट करके 90 रुपीज़ ही पकड़ाने वाला है Y को। ठीक है, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, टू अवॉइड टैक्स इवेजन। ठीक है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे पर्पस है कि कहीं लोग टैक्स की चोरी नहीं कर ले, इस वजह से गवर्नमेंट ने जो पे कर रहा है उसको ही कह दिया है कि तुम पे करते समय ही TDS काट लेना। ठीक है, अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि ये TDS कितना काटा जाएगा, तो वो गवर्नमेंट खुद एक परसेंटेज बता करके रखती है
और वो जो परसेंटेज बताती है वो भी अलग अलग इनकम के केस में अलग अलग होती है। जैसे सैलरी के केस में अलग परसेंटेज होगी, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा तो अलग परसेंटेज होती है, कमीशन के पेमेंट के केस में अलग होती है। ऐसे गवर्नमेंट ने एक पूरी लिस्ट बताई हुई है, मैं भी आपको बताऊंगा बाद में। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने जो रेट बता रखी है टीडीएस काटने की, उसी रेट पर यहां पर एक्स को टैक्स काटना पड़ेगा। ठीक है ये बात। और अगर एक्स ने टीडीएस काट लिया तो अब वाई चाहकर के भी अपनी ये इनकम को छिपा नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में ये जानकारी पहुंच चुकी होगी, गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई होगी कि वाई ने सैलरी की इनकम 100 रुपए कमाई है, उसके ऊपर ही 10 रुपए का टीडीएस काटा गया है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए ये तो स्टेप नंबर 1 हुआ। टीडीएस में स्टेप नंबर 1 तो हुआ कि सैलरी का पेमेंट करते समय ही या जो भी पेमेंट किया जा रहा है वो पेमेंट करते समय ही थोड़ा अमाउंट टीडीएस के नाम से काट लिया जाए। दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होने वाला है कि ये जो एक्स है इसको क्या करना होगा, गवर्नमेंट ने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि तुम्हें क्या करना है। गवर्नमेंट ने एक्स को कह रखा है कि तुम्हें जो टीडीएस का अमाउंट तुमने डिडक्ट किया है, जो टीडीएस तुमने काटा है, वो अमाउंट आकर के हमारे पास जमा करवा देना। तो यहां पर एक्स सेकंड स्टेप में क्या करने वाला है, वो ये जो 10 रुपए का टीडीएस उसने काटा है वो आकर के गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ऑल क्लियर। सो दिस वाज स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 वाज कि टीडीएस काटा जाए, डिडक्ट किया जाए, और दूसरी बात है कि वो जो टीडीएस काटा है उसको पे किया जाए गवर्नमेंट के पास। ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि नॉर्मली क्या सिस्टम होता है कि जो टीडीएस का पेमेंट है वो मंथली बेसिस पर किया जाता है गवर्नमेंट को। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं अगस्त के मंथ में, अगस्त के महीने में एक्स ने वाई का टीडीएस काटा और वाई की तरह बहुतों को पेमेंट करते समय उसने टीडीएस काटा। तो अब एक्स ने अगस्त के मंथ में जितने भी लोगों का टीडीएस काटा है उसको वो एक साथ जमा कब तक करवा सकता है, तो उसके लिए उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर एक टाइम लिमिट दी जाती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगस्त में जितने भी टीडीएस काटे गए हैं वो सारे जमा करवाने होते हैं गवर्नमेंट के पास सितंबर के अंदर। ठीक है, उसकी डेट्स वगैरह वो आपको अलग से बता दी जाएगी, लेकिन आप अभी इतना सा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में कहना चाहता हूँ कि अगस्त का जो टीडीएस है जो काटा गया है उसको जमा करवाना होता है नेक्स्ट मंथ के अंदर। सितंबर का टीडीएस जो काटा गया है, जिस जिसका भी काटा गया है, वो अक्टूबर के मंथ में जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। ये सिस्टम रहता है। चलिए, अब हम यहां पर वाई के एंगल से बात को समझते हैं। देखिए, वाई के एंगल से अब आप समझेंगे। देखिए होगा क्या, अभी मान लेते हैं ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर जबकि चल रहा है तो वाई को जब भी सैलरी मिल रही है तो टीडीएस कट करके मिल रही है। मतलब उसको मंथली मान लेते हैं, हमने तो एक छोटा सा फिगर लिया है 100 रुपए का, उसको अगर मंथली 100 रुपए मिलते हैं, मिलने चाहिए, तो उसको हाथों में सिर्फ 90 रुपीज ही मिलते हैं। पूरे साल भर में सपोज ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अब क्या होगा, बाद में जब साल पूरा हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, तो आपको ये बात मालूम रहे कि इनकम टैक्स में सिस्टम ये होता है कि किसी एक साल में आपने जो भी इनकम अर्न की है उसका टैक्स निकाल करके आपको नेक्स्ट ईयर में जमा कराना होता है। देखिए, टीडीएस की बात को एक बार आप भूल जाइए, एक बार साइड में रखिए। मैं आपको एकदम जनरल बात बता रहा हूं इनकम टैक्स में कि इनकम टैक्स में क्या सिस्टम होता है, ध्यान से आप सुनेंगे। वैसे ये बात आपको डिटेल में इनकम टैक्स के मॉड्यूल में पता चलेगी, जो इनकम टैक्स का मॉड्यूल है उसमें आपको ये बात डिटेल में मालूम पड़ेगी, लेकिन अभी मैं टीडीएस का टॉपिक समझाने के लिए आपको छोटी सी ये बात बता रहा हूं। बहुत सिंपल बात है कि मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं 2022-23 वाले फाइनेंशियल ईयर की, तो इस साल में किसी भी पर्सन ने जो भी इनकम कमाई है, जो भी उसने टोटल इनकम कमाई है, उस पर उसे गवर्नमेंट को टैक्स कब देना होता है, नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर हो गया हमारा 2023-24, तो इस 2023-24 वाले ईयर में इसे टैक्स कैलकुलेट भी करना होता है और पे करना होता है। ठीक है, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, यहां पर किसी और टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो वैसे तो ये होता है कि 22-23 की इनकम पर टैक्स देना होगा नेक्स्ट ईयर में। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस साल में ये इनकम कमा रहा है इस साल को नाम दिया जाता है प्रीवियस ईयर, इसको क्या देते हैं, प्रीवियस ईयर। ये मैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज आपको बता रहा हूं। तो जैसे 2022-23 मेरे इस एग्जाम्पल में प्रीवियस ईयर होगा, जबकि 23-24 को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं इसको हम, असेसमेंट ईयर।
असेसमेंट ईयर उसको कह रहे हैं हम जिस साल में हमें टैक्स देना है, टैक्स निकालना है और देना है। ठीक है, आप समझ गए, ये दोनों वर्ड्स को क्लियर हो गया आपके, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपको इन शॉर्ट ये बताया कि प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल इनकम कमाई गई है उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा कराना होता है। लेकिन आप देखिए, टीडीएस एक ऐसा तरीका है गवर्नमेंट के पास जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो वैसे तो हम वाई से जो टैक्स लेंगे, उसने जो पूरे साल भर में सैलरी कमाई है उस पर हम जो वाई से टैक्स लेंगे वो तो हमें अगले साल लेना होगा। कब लेना होगा? 2023-24 में, यानी असेसमेंट ईयर में। लेकिन टीडीएस एक ऐसा तरीका है जिससे गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी रनिंग ईयर में ही, यानी जो प्रीवियस ईयर अभी चल रहा है 22-23, उसमें ही गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया है। तो आप देखिए टीडीएस कितना अच्छा तरीका है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने टैक्स कलेक्शन को प्रीपोन कर दिया। प्रीपोन मतलब पहले ही ले लिया है टैक्स। ठीक है, और उसका तरीका गवर्नमेंट ने एक्स को ये बताया कि तुम एक काम करना, पेमेंट करते समय थोड़ा अमाउंट काट लेना इनकम टैक्स के नाम से और वो हमें पहले ही जमा करवा देना। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, आगे होने वाला क्या है। मान लीजिए कि वाई का टीडीएस कट चुका है साल भर में, उसको जब भी सैलरी मिली उसको टीडीएस कटने के बाद ही मिली है। अब साल जब पूरा हो जाएगा और जब असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा, मेरे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2023-24 जब स्टार्ट होगा, तो तब वाई क्या करेगा आप बताइए। अब वाई बैठ करके अपनी सारी की सारी इनकम को कैलकुलेट करेगा, जिस जिस पर भी उसे टैक्स देना है वो क्या करने वाला है, वो टोटल इनकम को कैलकुलेट करेगा। ठीक है ये बात। तो वाई क्या कर रहा है यहाँ पर, टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहा है। मान लेते हैं उसकी जो टोटल इनकम आई है साल भर की, वो टोटल इनकम उसकी, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि वाई की जो इनकम है वो यहाँ पर सिर्फ सैलरी से ही नहीं आएगी, साल भर में पता नहीं उसको और कहाँ कहाँ से इनकम मिलेगी। हो सकता है उसने अपना मकान किराए पर दे रखा है, उसको रेंट की इनकम आ रही है। हो सकता है उसने कहीं पर एफडी करवा रखी है बैंक में, तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। हो सकता है वो शेयर्स का काम करता है, उससे उसको कमाई होती है। जितनी भी उसकी इनकम होगी साल भर की, मान लेते हैं उसने अब वो जोड़ा। ठीक है, असेसमेंट ईयर में आकर वो क्या कर रहा है, उस टोटल इनकम को निकाल रहा है। मैं मान लेता हूँ वो 5000 रुपीज है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप सोचिए क्या ये टोटल इनकम निकालते समय उसने सैलरी की इनकम को भी जोड़ा होगा? मैं आपको ये बता दूं कि टोटल इनकम निकालने के पीछे उसका पर्पस है कि अब वो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेगा, इनकम टैक्स निकालेगा और गवर्नमेंट को पकड़ा देगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, जब वो ये टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा टैक्स निकालने के लिए, तो उस समय क्या वो सैलरी की इनकम को भी जोड़ेगा? सोचिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर उसको सैलरी की इनकम भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उसका रीजन है, आप वैसे ये बोल सकते हैं कि सर सैलरी की इनकम उसको जोड़नी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो उसका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है और गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है, तो अब वापस वो कैलकुलेशन में क्यों ले रहा है इसको। लेकिन देखिए आप इस बात को समझिए कि जो टीडीएस काटा गया है वो एस्टिमेशन बेस पर काटा गया है। आप इस बात को समझिए कि पहले जब एक्स ने टीडीएस काटा होगा तो क्या उस समय एक्स को मालूम होगा कि वाई के ऊपर, वाई के पास साल के बाद में टोटल इनकम कितनी आने वाली है, पूरे साल भर में वो टोटल इनकम कितनी कमाने वाला है और उस पर टोटल टैक्स कितना बनने वाला है? क्या एक्स को ये बात पहले से मालूम थी? बिल्कुल नहीं मालूम थी। तो यहां पर बेसिकली जो उसने टीडीएस का अमाउंट काटा है, जो 10% टीडीएस उसने काटा होगा, वो अंदाजे से काटा होगा, एस्टिमेशन बेस पर काटा होगा। गवर्नमेंट जो यहाँ पे रेट बताती है वो कोई एग्जैक्ट इनकम टैक्स की रेट नहीं होती है। गवर्नमेंट रफली एक रेट बता देती है कि भाई टीडीएस के नाम से आपको इतना परसेंटेज काटना है। लेकिन अभी हमें मालूम तो नहीं है ना कि एक्चुअल में वाई को सैलरी की इस इनकम पर कितना टैक्स देना होगा। ये अभी हम पता कर ही नहीं सकते हैं, ये तो लास्ट में पता चलता है जब टोटल इनकम निकाल ली जाती है, उसके ऊपर टैक्स निकालने से पता चलता है। तो कहने का मतलब अभी ये जो टीडीएस कटा है ये एस्टिमेशन के बेस पर कटा है, अभी एग्जैक्ट टैक्स का अमाउंट काटा नहीं गया है, ये बात आप समझिए। और इस कारण हम एक बार तो क्या करेंगे कि जब हम लास्ट में अपना टैक्स निकालने लगेंगे उस समय भी हम सैलरी की इनकम को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो वाई क्या करेगा, सैलरी की इस इनकम को भी वो इसमें जोड़ेगा। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि उसने सैलरी की इनकम जोड़ करके ही ये 5000 रुपए निकाले हैं। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि दिस 5000 इंक्लूड्स सैलरी इनकम ऑल्सो। ठीक है, तो पहली बात आपको ये क्लियर रहे कि भले ही उस इनकम पर टैक्स कट चुका, टीडीएस कट चुका है, फिर भी वो इनकम को बाद में कैलकुलेशन में लेना पड़ता है।
चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, कि वो यहां पर सैलरी की इनकम ऐड तो करेगा लेकिन पूरे 100 रुपीज को ऐड करेगा या सिर्फ 90 रुपीज को ही ऐड करेगा। अब यहां भी आप बोलेंगे कि सर वैसे तो वाई को मिले तो 90 रुपीज ही है, तो उसको 90 ही ऐड करने चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूं ऐसा नहीं है। आप समझिए कि वाई को एक्चुअल में सैलरी की इनकम मिली कितनी है, मतलब वाई की, अगर मैं वाई से जाके पूछूं कि बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी आती है, तुम्हारे पास तुम्हारी सैलरी की इनकम है कितनी, तो वो यही बोलेगा ना कि मेरे को 100 रुपए की सैलरी मिलती है। हाँ, उस पर टीडीएस कट करके मुझे हाथों में 90 रुपीज ही मिलते हैं, बट सैलरी की इनकम तो 100 ही होती है। तो आप समझिए कि यहां पर हमें पूरे 100 रुपीज को ही लेना होता है। ठीक है, अब आपको आगे जब आप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो रीजन भी क्लियर हो जाएगा कि हमने पूरे 100 क्यों लिए हैं, हमने 90 क्यों नहीं लिए। ये रीजन आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी आप फॉलो करिए पूरा प्रोसेस। तो मैंने यहां पर माना है कि जो 100 रुपीज की सैलरी है वो उसने कंसीडर करते हुए साल भर की ये 5,000 रुपए की टोटल इनकम निकाली होगी। ठीक है, मैं मान रहा हूं ये 100 रुपए की सैलरी की इनकम जो है वो, चलिए अगर मैं मंथली भी मान लूं तो इंटू 12 कर देते हैं, तो मैं मान रहा हूं कि 1200 रुपए की सैलरी इसमें जुड़ी हुई होगी। ठीक है, और अदर इनकम्स भी इसमें जुड़ी हुई होगी। अब इस पर ये निकालेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स निकालने का अपना सिस्टम होता है, उसका अपना एक तरीका होता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स। वो तो मैं भी आपको नहीं बताने वाला, वो आपको इनकम टैक्स के मॉड्यूल में ही पता चलेगा। लेकिन मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर जो इसने इनकम टैक्स निकाला, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि वो 1,000 रुपए का आया। वैसे देखिए इतनी कम इनकम पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने के लिए छोटे छोटे फिगर्स लेके समझा रहा हूं। मैंने अज्यूम किया है कि इस 5,000 की टोटल इनकम पर, जिसमें सैलरी भी जुड़ी हुई है, उस पर टैक्स निकल के आया 1,000। तो अब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पूरे 1,000 रुपीज नहीं पकड़ाएगा। क्यों नहीं पकड़ाएगा? क्योंकि अब वो गवर्नमेंट को याद दिलाएगा कि देखो गवर्नमेंट, मेरी जब सैलरी की इनकम मुझे मिलती थी उस समय ऑलरेडी उसमें से 10 रुपए काट लिए जाते थे और वो टीडीएस के नाम से काटकर आपके पास ही जमा होते थे। ठीक है, ऐसा कहकर के वो गवर्नमेंट को कहता है कि भाई देखो, हर महीने 10 रुपए का टीडीएस कट करके अगर पूरे 12 महीने का देखे तो 120 रुपीज का टीडीएस ऑलरेडी मेरा कट चुका है और वो आपके पास जमा हो चुका है। वो टीडीएस बेसिकली था क्या? वो इनकम टैक्स ही तो था। तो ये गवर्नमेंट को कहता है मैं आपको पूरे 1,000 का इनकम टैक्स नहीं देने वाला, इसमें से आप 120 रुपीज हटा लो, रिमेनिंग आप मेरे से ले लो। तो आप समझ रहे हैं ना, इसने लास्ट में क्या कर दिया, इसने टीडीएस का सेट ऑफ ले लिया, यानी टीडीएस को इसने माइनस कर दिया। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको टीडीएस कट करके 90 रुपीज मिले, लेकिन इसको एक बार के लिए अपनी इनकम पूरे 100 रुपीज की माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर टोटल इनकम पर ये टैक्स निकालेगा और लास्ट में टैक्स में से जो भी टीडीएस इसके कटे होंगे साल भर में, प्रीवियस ईयर में, वो पूरे के पूरे टीडीएस का ये डिडक्शन ले लेगा, माइनस कर देगा और रिमेनिंग अमाउंट ये टैक्स में पे कर देगा। ये प्रोसेस है। यहां अब एक और बात आती है कि जब ये गवर्नमेंट को ऐसा बोलने लगेगा कि मेरा 120 रुपीज का टीडीएस कटा है, तो कहीं ना कहीं वाई के पास में एक प्रूफ भी तो होना चाहिए इस बात का। वाई के पास में एक प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए होता यह है कि जो वाई का टीडीएस काटता है उसे हम कहते हैं टैक्स डिडक्टर। तो आप बताइए यहां पर टैक्स डिडक्टर कौन है? एक्स, क्योंकि एक्स ने ही टैक्स डिडक्ट किया है, टीडीएस काटा है। और वाई को यहां पर नाम दिया जाता है टैक्स डिडक्टी। वाई को क्या नाम दिया जाता है? टैक्स डिडक्टी, राइट। तो यहां पर जो टैक्स डिडक्टर है उसने वाई को जरूर एक सर्टिफिकेट दिया होगा, टीडीएस का सर्टिफिकेट। देखिए मान लेते हैं ये एक्स ने वाई को पकड़ाया एक टीडीएस का सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में एक्स ने क्लियरली ये लिखा है कि मैंने वाई को जब 100 रुपीज की सैलरी दी थी उस समय मैंने 10% के हिसाब से 10 रुपीज का टीडीएस काट करके ही उसको रिमेनिंग अमाउंट दिया था। ये बात एक्स ने बिल्कुल साफ लिख रखी है। और यहां पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जब भी एक डिडक्टर सामने वाले का टीडीएस काटता है तो वो जो डिडक्टी है यानी जो वाई है उससे उसका पैन नंबर भी मांगता है। तो यहां पर आप ऐसा मान लीजिए कि वाई का पैन नंबर एक्स ने लिया होगा और फिर इसने टीडीएस काटा होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है, ये प्रोसेस होता है। तो वाई का पैन नंबर लेकर के इसने टीडीएस काटा है और जो ये टीडीएस का सर्टिफिकेट दिया जाता है इसमें वाई का पैन नंबर भी लिखा होता है। देखिए मैं यहां पर आपको अलग से बता देता हूं ये चीज कि जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है उसमें सिस्टम क्या चलता है। उसमें क्या होता है, जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है उसमें बाकी चीजों के अलावा मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं।
एक तो इसमें जो डिडक्टी है उसका तो पैन नंबर लिखा हुआ रहता है, पैन नंबर, ठीक है। और दूसरा जो डिडक्टर है यानी जिसने टीडीएस काटा है उसका 10 नंबर लिखा रहता है, 10 नंबर। ये 10 नंबर क्या होता है, जो भी टैक्स डिडक्टर्स होते हैं यानी जिनको भी टीडीएस काटना होता है, जिन पर भी टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको गवर्नमेंट से लेना होता है एक 10 नंबर। जिस तरह आपको मालूम है कि हर इनकम टैक्स पेयर को लेना होता है एक पैन नंबर, जैसे पैन नंबर तो हर कोई को लेना होता है, लेकिन 10 नंबर सबको नहीं लेना होता है, ये सिर्फ उनको लेना होता है जिन लोगों को टीडीएस काट करके ही देना है, तो उन्हें गवर्नमेंट से लेना होता है 10 नंबर। तो मैंने आपको बताया जो टीडीएस सर्टिफिकेट है इसमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, एक डिडक्टर का 10 नंबर और एक डिडक्टी का पैन नंबर, ठीक है। चलिए बाकी की बात समझते हैं। अब एक्स ने वाई को जैसे ये सर्टिफिकेट दिया तो वाई बड़ा रिलैक्स हो जाता है, वो सोचता है कि चलो मेरे पास में प्रूफ पड़ा है, गवर्नमेंट मेरे से पूछेगी तो मैं आराम से गवर्नमेंट को दिखा दूंगा कि देखो एक्स ने मेरे को ये सर्टिफिकेट दे रखा है, उसने टीडीएस काट के आपको जमा करा रखा है, ठीक है। आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई। एक और बात याद रखिए, जब भी एक्स गवर्नमेंट को टीडीएस पे करता है, आपको मालूम है कि एक्स ने क्या किया, उसने वाई का टीडीएस डिडक्ट करके फिर गवर्नमेंट को ही तो पे किया है ना उसने 120 रुपीज, ठीक है। मैंने मान लिया साल भर का 120 रुपीज का टीडीएस उसने काटा है और गवर्नमेंट को पकड़ा दिया। अब ऐसे केस में एक्स को एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है। देखिए एक तो एक्स ने क्या किया, कितने काम करने उसको, एक तो टीडीएस काटना है, ये उसको याद रखना, फिर काटे हुए टीडीएस को जमा करवाना है, और अब थर्ड काम उसे ये करना है, मैं यार यहां पर अब थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, देखिए थर्ड काम इसे क्या करना है एक्स को, इसको क्वार्टरली, हर क्वार्टर में इसको क्या करना है, एक रिटर्न जमा करानी है गवर्नमेंट के पास। इसको क्या करना है, क्वार्टरली एक टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। आपने इनकम टैक्स का रिटर्न तो सुना होगा, जीएसटी का रिटर्न भी सुना होगा, लेकिन अभी मैं एक नई चीज बता रहा हूं, टीडीएस की रिटर्न। तो इसको टीडीएस की रिटर्न भी जमा करानी होती है, जिसको टीडीएस का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मैंने आपको दोनों नाम बता दिए इसके, इसको टीडीएस का रिटर्न भी कहते हैं और इसको टीडीएस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये कौन जमा करा रहा है, एक्स दे रहा है, किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। ऑल क्लियर। होता क्या है ये, इसमें एक्स सारी डिटेल देकर रखता है, किस चीज की डिटेल देकर रखता है, उसने पूरे क्वार्टर में, जैसे मान लेते हैं अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर हो गया, इन 3 महीने में एक्स ने जिस जिस का भी टीडीएस काटा है, जो जो भी पेमेंट करते समय काटा है, जितने भी रुपए का टीडीएस काटा है, वो सारी बातों की इंफॉर्मेशन एक ही जगह डाल करके वो गवर्नमेंट को दे देता है। इसको ही हम कहते हैं टीडीएस की रिटर्न या टीडीएस स्टेटमेंट, और ये क्वार्टरली बेस पर जमा कराना होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको, ये काम भी एक्स को करना होता है। अब सोचिए जैसे ही गवर्नमेंट के पास ये रिटर्न गई तो गवर्नमेंट को ये बात भी मालूम पड़ गई कि एक्स ने वाई को 100 रुपीज की सैलरी पे करते समय 10 रुपीज का टीडीएस काटा है, ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है। जैसे ही गवर्नमेंट को ये बात पता चल जाती है तो यहां गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ये इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देती है। गवर्नमेंट के पास भी तो रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट इस जानकारी को अपडेट कर देती है। और अब आपको यहां पर मालूम रहे कि गवर्नमेंट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बनाती है इसके लिए, उसको कहते हैं फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट का एक तरह से डेटाबेस होता है। गवर्नमेंट खुद ये फॉर्म बनाती है, इस फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर होती है और वो है टीडीएस जो कि काटा गया है, ठीक है। अब यहां पर फायदा ये होता है फॉर्म 26AS का कि जैसे गवर्नमेंट को पता चल गया कि एक्स ने वाई का टीडीएस काटा है, तो गवर्नमेंट ने 26AS वाले फॉर्म में ये बात डाल दी, ये इंफॉर्मेशन डाल दिया। और खास बात यह है कि इस फॉर्म 26AS को वाई भी खोल के देख सकता है। कौन खोल के देख सकता है, वाई, यानी जो डिडक्टी है वो भी इसको खोलकर देख सकता है। मतलब आप समझ जाइए कि जिस जिस का भी टीडीएस कटता होगा वो अगर ये जानना चाहे कि साल भर में मेरा कहां कहां से कितना कितना टीडीएस कटा है, तो वो क्या कर सकता है, वो फॉर्म 26AS को ओपन करके देख सकता है। ऑनलाइन ओपन होता है ये, उसका भी अपना सिस्टम होता है, वो मैं आपको इनकम टैक्स के मॉड्यूल में ही बताऊंगा। तो क्या कर सकता है, वो फॉर्म 26AS को ओपन करके देख सकता है। उसमें उसको सारी जानकारी मिल जाएगी कि पूरे साल भर में, पूरे प्रीवियस ईयर में किस किसने उसका कितने कितने रुपए का टीडीएस काटा है, ठीक है ये बात। और इस फॉर्म 26AS को देख करके वाई और कंफर्म कर सकता है अपने टीडीएस की डिटेल्स को, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक और बात बताता हूं। अभी देखिए आप जानते हैं हर चीज एडवांसमेंट की तरफ है, हर चीज को गवर्नमेंट ऑटोमेट कर रही है।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर स्टार्ट किया है, और वो क्या है कि जब भी वाई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने लगेगा, आपको मालूम ही है कि वाई जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा उस समय ही तो वो उसके अंदर अपनी सारी इनकम भी दिखाएगा, उसके ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट करेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, और उसमें से वो टीडीएस भी माइनस करेगा। देखिए ये बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न ही तो होती है, जिसमें हम अपनी इनकम भी कैलकुलेट करके बताते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करके बताते हैं, और उसमें से जो भी टीडीएस वगैरह हमने हमारे कटे हैं वो भी माइनस करके बताते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब वाई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, भरेगा जब वो रिटर्न, उस समय वो देखेगा कि ऑटोमेटिकली उसकी जो ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जब वो ओपन करेगा ऑनलाइन, उस समय वो देखेगा कि उसकी टीडीएस की इंफॉर्मेशन ऑटो फिल होकर के उसके सामने आ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली ये सिस्टम बना रखा है कि आपको जो भी आपके टीडीएस कटे हैं वो हमें तो पता ही है फॉर्म 26 के अंदर, तो हम ऑटोमेटिकली आपकी आईटीआर के अंदर उसको अपडेट करके ही आपको दिखाएंगे, आपको अलग से उसको भरना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट विल बी ऑटो फिल्ड, राइट। समझ में आ रही है आपको ये बात? अच्छा, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आजकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको दिखाती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही आपको एक रेडीमेड स्टेटमेंट और दिखाती है, जिसको कहा जाता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS। ये रिसेंटली ये सिस्टम चालू हुआ है जिसमें गवर्नमेंट जो भी इस टैक्स पेयर की जानकारियां गवर्नमेंट के पास आ चुकी है, चाहे बैंक्स के थ्रू चाहे किसी के भी थ्रू, वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी इनकम से रिलेटेड मेरी जानकारियां गवर्नमेंट के पास है, वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से दिखा देती है कि देखो तुम्हारी ये इनकम हम जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एक टैक्स पेयर देख सकता है, इससे उसको पता चल जाएगा कि देखो मेरी ये इनकम है, गवर्नमेंट मेरी ये इनकम जानती है। ठीक है, तो उसको ये ध्यान रखना होता है कि इस AIS में भी जो इनकम लिखी हुई है कहीं उसने ये मिस तो नहीं कर दी, कहीं वो छिपा तो नहीं रहा ऐसी कोई इनकम। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसमें कोई सारी इनकम नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हर पर्सन की सारी इनकम तो पता नहीं चलती, सिर्फ जो लिमिटेड इनकम्स पता चलती है तो वो सारी इसमें दिखाई जाती है। तो इस AIS के अंदर ही गवर्नमेंट TDS की भी इंफॉर्मेशन देकर रखती है। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको बताया TDS की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट 26 वाले फॉर्म में भी अपडेट करके रखती है, और साथ में ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है इसमें भी आपको TDS की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और उसके अलावा मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ITR वाला जो आपका फॉर्म होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म होता है, उसमें भी TDS की जानकारियां ऑटो फिल होकर के आपको नजर आती है, राइट। तो मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया है TDS से रिलेटेड जो भी बातें थी। यहां मैं आपको एक बात और लास्ट बता करके फिनिश करता हूं, और वो ये है कि अगर मान लीजिए एक्स को TDS काटना था, उसने काटा नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? या एक्स ने TDS को डिडक्ट तो कर लिया लेकिन उसने वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया नहीं, तो क्या होगा? देखिए इसके कई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब मैं आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेज तो अभी नहीं बता पाऊंगा, इसके सारे इफेक्ट्स तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक दो बातें आप समझ लीजिए कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पनिशमेंट एक्स को मिलता है वो ये है कि उसको इंटरेस्ट अब पे करना पड़ेगा। जितना वो लेट करेगा, TDS काटने में वो जितना लेट करेगा या TDS गवर्नमेंट तक पहुंचाने में जितना लेट करेगा, तो उतने दिनों का इंटरेस्ट उस पर लगता जाएगा और बाद में इंटरेस्ट सहित उसे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी और भी इसके कई इफेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस सेशन में हम इतना ही करते हैं। इसमें बेसिकली मैंने आपको TDS का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकली कैसे वो चलता है, वो मैंने आपको बताया। थैंक यू। अगर आप GST, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर लीगल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल वर्किंग को सीखना चाहते हैं तो IFAT के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। टू गेट रेगुलर फाइनेंस अपडेट्स, कनेक्ट विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।